मैं कम इन सर? आइए आइए। बैठिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। 2011 के ग्रेजुएट हैं आप? यस सर। 12-13 साल बाद आप क्या कर रहे थे बीच में? सर मैं ग्रेजुएशन के बाद से ही एमएनसी में काम कर रहा हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ काम कर रहे हैं? सर मैं कॉग्निजेंट में काम किया 3 साल। ठीक है। फिर मैंने इन्फोसिस में काम किया 5 साल। अभी मैं सर सीनियर सॉफ्टवेयर टेस्ट लीड एक स्वीडन की कंपनी है उसमें काम कर रहा हूँ। एमएनसी मल्टीनेशनल। फिर यहाँ कहाँ आप किसका रोजगार छीनने के लिए हिस्सा? इतना बढ़िया आप काम कर रहे हैं एमएनसी में। सर बिल्कुल सहमत हूँ, काम बहुत अच्छा है। मुझे 5 बार प्रमोशन भी हुआ, मेरा अगला प्रमोशन मार्च में है। लेकिन सर ये मेरा ड्रीम था कॉलेज से, कुछ परिस्थितियाँ थी कि मैं कॉलेज में नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे मौका मिला है तो मैंने अपॉर्चुनिटी को ले रहा हूँ। ड्रीम था तो कब ये ड्रीम आपका बना? सर ये कॉलेज में ही मेरा मन था, बट फिनेंशियल कुछ कंस्टेंट थे और आई वॉज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, तो मुझे लेना ही था जॉब। उसके चक्कर में सर जॉब मतलब ये जॉब बाधक रही नहीं अब तक आप? सर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, जॉब के साथ ही दे रहा हूँ लगातार। समहाउ प्रीलिम्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट कुछ कमियां मैंने आइडेंटिफाई की एंड उस पर काम किया, तो अभी ये मेरा पहला मेंस है उसी क्रम में और ये पहला इंटरव्यू। ठीक है। तो क्यों ऐसा ड्रीम क्यों आपका बन गया? ये क्या दिखाई पड़ा यहाँ? सर मुझे लगता है अभी जिस जॉब में हूँ मैं, निसंदेह मैं नेशन बिल्डिंग में काम करता हूँ, बाहर काम करता हूँ मैं तो रेमिटेंस में आता है और यहाँ पे मैं टैक्स पेयर हूँ। लेकिन सर मुझे फील होता है कि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत पैसिव है और मैं हमेशा से एक डाइवर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहता था, पब्लिक फेसिंग जॉब। पहला तो ये है और दूसरा एक सर मुझे इस जॉब में मैं काम करता हूँ, मुझे प्रमोशन होता है, अच्छा भी लगता है, बट जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है वो लैक करता है सर। प्राइमरी रीज़न मेरा सर ये है। 5 प्रमोशन मिल चुका है, अच्छा भी लग रहा है, हमारे ख्याल से तो वहीं रहना चाहिए था आपको। सर मुझे लगता चलिए है कोई कि बात नहीं। क्या बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर? जी सर। डिप्टी एसपी के लिए भी ठीक ठाक है आपका व्यक्तित्व। सर वो भी प्रेफरेंस में है, सेकंड दूसरे नंबर पर। यस सर। क्या कार्य है डिप्टी कलेक्टर की? सर डिप्टी कलेक्टर एज ए पोस्ट जब एलोकेट होती है हमें, तो उसमें प्राइमरली हमको रेवेन्यू कलेक्शन का काम है, लेकिन एज पार्ट ऑफ इन द कोर्स ऑफ टाइम हमें डिफरेंट असाइनमेंट मिलते रहते हैं। जैसे कि एसडीएम एक असाइनमेंट होता है, तो उसमें हमको मजिस्ट्रेशियल ड्यूटी भी मिलती है। डिप्टी कलेक्टर जब रेवेन्यू कलेक्शन करता है तो सीआरपीसी के 1973 से वो पावर ड्रॉ करता है, और जब मजिस्ट्रेशियल ड्यूटी रहती है तो वो हमारे 2006 और 1901 के एक नियम है उससे हम पावर ड्रॉ करते हैं। मेनली पब्लिक फेसिंग जॉब है, पब्लिक की समस्याओं को सुनना और जो गवर्नमेंट की स्कीम है उनको इम्प्लीमेंट कराना। प्राइमा फेसी सर ये जॉब है। जरा हायरार्की बता दीजिए। आप एसडीएम बनेंगे, एसडीएम के ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप गिरा दीजिए। सर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, अगर आप अलाउ करें तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। श्योर होना चाहिए भाई, आप एसडीएम बनने जा रहे हो, ड्रीम है आपका, तो आपको पता होना चाहिए। जी सर। 5 प्रमोशन यहाँ मिला तो आप कहाँ पहुँचे? 5 प्रमोशन एसडीएम से मिलेगा, एसडीएम बनने के बाद तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, ये तो पता होना चाहिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल। कमिश्नर तो हो ही जाएंगे। हाँ सर बिल्कुल सहमत हूँ, पता होना चाहिए। चलिए बताइए बताइए सर जो मुझे पता है। सर ये मेरी अभी के नॉलेज के हिसाब से है, मुझे लगता है सर डिप्टी कलेक्टर के बाद एडीएम होगा, फिर डीएम होगा, और उसके ऊपर सर मुझे लगता है सर सेक्रेटरीज की जॉब होती होंगी। आई एम नॉट वेरी श्योर सर, सॉरी। सिटी मजिस्ट्रेट क्या होता है? सिटी मजिस्ट्रेट सर आई थिंक जब डिप्टी कलेक्टर का असाइनमेंट के बाद हमें सिटी में ही मजिस्ट्रेशियल पावर मिलती है, तो वो जो कुछ मामले सुनने के लिए उनको जुडिशियल या मजिस्ट्रियल पावर मिलती है उसको कहते होंगे सर। एडीएम और डीएम के बीच एक और स्टेज है, जिले का पद है। सर ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, मैं देखूंगा सर इसको। सीडीओ का भी पद होता है। थैंक यू सर।
आइस घर, डिप्टी एसपी की हायरार्की, सर बॉटम टू टॉप। डिप्टी एसपी से सर मैं स्टार्ट करता हूँ। वो ये सर सर्किल ऑफिसर बोले जाते हैं, और अभी तो कमिश्नर सिस्टम आ गया तो वहाँ पे ये एसीपी बोले जाते हैं। और उसके बाद सर एसीपी से सीपी होते हैं और डिप्टी एसपी से एसपी होते हैं। उसके ऊपर एसीपी से सीधे सीपी हो जाते हैं या बीच में कुछ और है? सर माफ़ कीजिएगा, मुझे एक सही से जानकारी नहीं है, मुझे पढ़ना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए जरा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बताइए। आपका अपना प्रदेश है। जी सर। उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो क्या देखा? जी सर। ये किसका है स्लोगन या सूत्र वाक्य? सर मुझे लगता है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। ठीक है, सही है आप। ये ठीक है सूत्र वाक्य, मतलब देख लिए उत्तर प्रदेश तो फिर पूरे भारत का दर्शन हो गया। सर इसमें मैं कई पहलू देखता हूँ। उत्तर प्रदेश एज ए स्टेट बहुत डाइवर्स है, बहुत बड़ा है, और ऐसा देखा जाता है कि अगर एक इसको अलग कंट्री रखा जाए तो ये 5वें नंबर पे आएगा। तो उस मामले से अगर कहा जाए तो इसमें ज्योग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल, रीजनल और विभिन्न प्रकार के लोग, बोलियां भी हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से देखने के सेंस में बोला गया है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश की इस पूरी ज्योग्राफी बिट को कवर करता है तो बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक छोटे भारत के रूप में हम इसको मान सकते हैं। और बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं जो कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक शब्द इधर आया है, रिलीजियस टूरिज्म। जी सर। रिलीजियस टूरिज्म सर एक अवधारणा है यूपी गवर्नमेंट की, जिसमें थीम बेस्ड टूरिज्म को विकास दिया जा रहा है। उसी में जैसे अगर रामायणा सर्किट की बात करते हैं, महाभारत सर्किट की बात करते हैं, अभी लेटेस्ट बजट में हमने शक्तिपीठ सर्किट की बात की, इसी तर्ज पे बुद्धिस्ट सर्किट है। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि जैसे रामायणा सर्किट फॉर एग्जांपल, तो डिफरेंट प्लेसेस जो प्रभु राम के लाइफ से जुड़े हुए हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। ऐसे ही बुद्धिज्म में, ऐसे ही शक्तिपीठ में ये कॉन्सेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है रिलीजियस टूरिज्म का, ये नया है या पहले से चला आ रहा है? सर रिलीजियस टूरिज्म पहले से ही था, नई बात नहीं है, बट ये टर्म नया कॉइन हुआ है कोलोकियल में। अगर हम इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 देखें, उसमें भी पहले हमारे अयोध्या, व्रज या काशी की बात होती है। सर यहाँ तक है कि मैं अपने डेपुटेशन के टाइम जॉब में यूके में था, लंदन में, वहाँ के लोगों को काशी, इलाहाबाद, प्रयाग के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और ये टर्म्स तो अभी हाईलाइट हो रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये बहुत पहले से है। काशी, ब्रज, ये सारी चीज़ें इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 के ही पार्ट हैं। क्या लाभ है इसके? सर इसके 3-4 फ्रंट पे लाभ मैं देखता हूँ। पहला बताइए। इकोनॉमिकल लाभ तो है ही, और एक इंडिया एज ए ब्रांड का प्रोजेक्शन हो रहा है। जब कोई स्टेट इतना उभर के आता है, इतने डिफरेंट तरीके के हैं, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश फॉरेनर टूरिस्ट में नंबर 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हम बहुत अच्छा एक फॉरेक्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सर मैं ये मानता हूँ कि जब भी इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एक अवेयरनेस, कम्युनिटी अवेयरनेस तो होता ही है, और एक सिविक सेंस होता है। जैसे कि हम अगर प्रयागराज का एग्जांपल लें, मैंने एक चेंज देखा है कुछ दिनों में। यहाँ पे अगर आप शहर में घूमेंगे तो आपको हर पुल पे, हर पिलर पे एक थीमेटिक पेंटिंग होगी, और मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ कि थोड़ा लोगों के अंदर सिविक सेंस जागा है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं? सर सुनता था, अभी कुछ दिनों से नहीं सुनता। स्टार्टिंग लेटेस्ट नहीं सर, नहीं सुना। 31 दिसंबर को? हाँ सर था, मैं सुन नहीं पाया सर। कौन सा एपिसोड था ये? सर माफ़ कीजिएगा, नंबर नहीं पता है। 105, 106, 107, 108, इन चारों में? सर मुझे पता नहीं, मैं गैस ही करूँगा, मुझे नंबर नहीं पता है सर। पहले सुनता था मैं। ठीक है, 108वां है। ओके, थैंक यू सर। भारतीय अध्यात्म में 108 का महत्व बता दीजिए। ओके सर। सर 108 का भारतीय आध्यात्म में कई तरीके का महत्व है। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मेरी माता जी वो तुलसी की माला से जाप करती हैं, उसका राउंड के काउंट में 108 होता है। वही तो हम पूछें, क्या महत्व है उसका 108 का? क्यों करती हैं? सर इतना कभी डीप में पढ़ा नहीं, बट मुझे लगता है कि ये शायद जो अध्यात्म में ग्रहों नक्षत्रों के कुछ
कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जितना हल्का रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं। ठीक है सर। आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा लेने के लिए एथिक्स पढ़ा? जी सर, पढ़ा है। आप अपना ड्रीम एक लेकर के चल रहे हैं? यस सर। आप 5 प्रमोशन पाए हैं जिस कंपनी में, उसके भी अपने ड्रीम होंगे जो आपसे एक्सपेक्ट करता होगा। बिल्कुल, नो डाउट सर। कंपनी का जो ड्रीम है वो ज़्यादा एथिकल, इज इट एथिकल that you are going to quit the dream of the company for fulfilling your own dream? ओके सर। ये एथिकल है कि नहीं है? सर, I think the dream of company is collective dream. It is not on my part only. Of course, I have been promoted 5 times. I have been doing quite nicely. That is one reason. So, whatever I am doing, I am fulfilling. I am participating in the collective goal. So, and in corporate culture, they welcome your transition. If let's say tomorrow, if I decide to quit, so of course there would be a discussion with HR, but HR would be welcoming my step so that I get new opportunity. So it is not a binary if I say it is ethical or not, but I would say they try to have a balance. I mean, they welcome the employees to go out and they welcome when they come. I can join back as well, but it is not that binary to say whether it is ethical or not. So it is not just disjunctive or binary. That's right, sir. There are other alternatives also. That's correct. Great. कुछ प्राइमरी कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी कमिटमेंट्स हैं। Right. एथिक्स में ये भी तो सिखाया जाता है कि देयर आर सर्टेन प्राइमरी ड्यूटीज और कुछ सेकेंडरी ड्यूटीज। करेक्ट सर। मैं एक सिचुएशन आपको देता हूँ, उसमें आप अपना डिसीजन बताइए। जी सर। एथिकल जजमेंट आपका क्या होगा? सपोज आपकी माता जी हैं और वो बीमार हैं, एक ये सिचुएशन है। दूसरी एक सिचुएशन ये है कि आप किसी सब डिवीज़न के मजिस्ट्रेट हैं और वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की विकट प्रॉब्लम है। ठीक है सर। यू आर रिक्वायर्ड एट बोथ प्लेसेस। ओके। यहाँ भी आपकी ज़रूरत है और वहाँ माता जी के सेवा के लिए भी आपकी ज़रूरत है। व्हाट वुड यू चूज? और जो भी आप चुनते हैं उसका आधार क्या होगा? जी सर। सर, ये बहुत टिपिकल केस है प्रोफेशनल एंड पर्सनल एथिक्स के बैलेंस का। तो मैं पहले तो ये ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ है। आई एम ए सिविल सर्वेंट, आई एम रिप्रेजेंटिंग पीपल्स मैंडेट एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बट एट द सेम टाइम आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई मदर। तो मेरा जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा सर, मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं किसी और को वहाँ पे एज ए अटेंडी रख पाऊँ अपने मदर के पास फॉर द टाइम बीइंग, और बट आई वुड गो टू द लॉ एंड ऑर्डर प्लेस, उसको स्टेबलाइज करूँगा। मैं कंटिन्यूसली फॉलो अप पे रहूँगा जिसको मैंने रखा है। अगर मुझे लगता है कि इट इज़ समथिंग विच कैन नॉट बी डन विदाउट मी, तो मैं यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूट लगा के स्टेबलाइज करके फिर मैं जाऊँगा। बट मैं कोई ऐसा एक्सट्रीम नहीं लूँगा कि मैं इधर चला आऊँगा और उनसे फॉलो अप नहीं करूँगा। आई विल ट्राई टू पुट ए मध्यम मार्ग, एक बैलेंस रखूँगा सर। both the exclusive decisions are I mean क्या कहें उसको, एक्सट्रीमिस्ट। राइट सर। आई एक्सट्रीम्स को छोड़ेंगे। करेक्ट। यही आप कहना आई थिंक पर्सनल एंड प्रोफेशनल एथिक्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सर। सो ये उसी के साथ जा रहा है कि मैं एक्सट्रीम विचार नहीं रखूँ। कौटिल्य का नाम सुना है? जी सर। कौटिल्य का एक श्लोक है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। एक व्यक्ति का इंटरेस्ट कुल के इंटरेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए, और ग्राम के इंटरेस्ट के लिए कुल का इंटरेस्ट छोड़ देना चाहिए। मतलब जो लार्जर एसोसिएशन है, राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द स्मॉलर एसोसिएशन। करेक्ट सर। यहाँ पे यही कह रहा है कि पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ करके पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा महत्व दीजिए। यस, वही करूँगा सर। दैट्स व्हाट माय आंसर इज, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सम मेनी पीपल। सो मैं यहाँ पे पहले प्रायोरिटी पे रखूँगा, बट आई विल ट्राई टू बी इन टच विद दैट पर्सन हु इज अटेंडिंग फॉर मदर। ठीक
आप वो हिंदी साहित्य में आपकी अभिरुचि है? मैम मेरी हॉबी हिंदी पोएम लिसनिंग, राइटिंग, रिसाइटिंग और जो कंटेम्प्रेरी शायरी और गज़ल है उसको मैं बचपन से ही सुनता, लिखता और पढ़ता हूँ। माँ पर कोई कविता, कोई शेर? माँ पर मुनव्वर राना एक बहुत मशहूर शायर हैं, उनकी एक पूरी पोइट्री है मैम, गज़ल है बेसिकली। उसमें के कुछ आशार हैं कि अशार, एक शेर है मैम, तो उसमें है कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल मैम, समथिंग अराउंड द थॉट कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता हूँ मेरी माँ सजदे में रहती है, समथिंग अराउंड दैट। मैं जब तक घर नहीं, हाँ कुछ है, मेरी माँ सजदे में रहती है। इट इज एक और शायर हुए हैं बाकर नकवी, नाम सुना है? सर नाम सुना है, लेकिन मैं फैज़ अहमद फैज़, वसीम बरेलवी, बसीर बद्र। ये कैसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। करेक्ट, थैंक यू। मैं जब तक घर नहीं पहुंचूं मेरी माँ सजदे में थैंक यू रहती मैम। है। तो सजदे का क्या अर्थ है इसमें? सजदे का अर्थ मैम है प्रेयर से, ऑन द रूट लेवल, दुआ कि वो वेल बीइंग के थॉट में रहती हैं। उर्दू और हिंदी में क्या साम्य है? हमें कहा जाए कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोलेंगे आज, तो क्या हम बहुत अच्छी हिंदी बोले लेकिन हम उर्दू को बिल्कुल टच ना करें, ऐसा संभव है? मैम मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा मुश्किल है। कोई भी एक सेंटेंस बोलते हैं हिंदी का, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरी कमीज़ बहुत अच्छी है, तो इसमें पारसी भी आ गया, हिंदी भी आ गया और उर्दू भी आ जाता है। तो क्लिष्ट हिंदी जो आजकल चलती है वो बहुत कम लोग बोलते हैं, ये बात सच है। तो जो एक्सक्लूजन डिबेट चलती है कि आप जो बोल रहे हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है, तो सही मायने में देखा जाए तो वो एक भाषा, एक मिश्रण ही है हिंदी, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं। नहीं, ये तो बड़ी बहस चली है शुरू में कि हिंदी कैसी हो। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि संस्कृत निष्ठ हो, राइट सर। कुछ लोग इस पक्ष में थे कि उर्दू और पर्शियन से मिश्रित हो। करेक्ट सर। लेकिन इन बोथ द कंडीशंस हिंदी मिक्स होना हिंदी का एक तरह से नियति है उसकी। बिल्कुल सर, मुझे वो है ही। करेक्ट, थैंक यू। इधर रहे चाहे अभी आपने मुनव्वर राना जी की चर्चा की थी, तो उन्होंने हिंदी और उर्दू के सामने पर बड़े अच्छे शेर लिखे हैं। मैम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ा जरूर होगा मैंने। लिपट जाता हूँ माँ से तो मौसी मुस्कुराती। यस मैम, यस 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 यस। गजल उर्दू में पढ़ता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती। यस यस। ठीक है। शिकायत शब्द जो है वो उर्दू है या हिंदी है? मुझे लगता है मैम उर्दू है, इसमें नुक्ता लगा हुआ है, मुझे लगता है। शिकायत की हिंदी क्या होगी? मैम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। शिकायत की हिंदी परिवाद होगी। थैंक यू मैम। परिवाद जो प्रायः यूज नहीं होती है। ये शब्द कहाँ यूज होता है भाई? परिवाद पेटिका लिखा मिलेगा किसी ऑफिस में, जहाँ बड़े शुद्ध हिंदी वाले लोग होते हैं। परिवाद पेटिका प्रायः न्यायालय में जरूर मिलेगा। ओके मैम, थैंक यू। ये बताइए कि वैज्ञानिक भाषा क्या है? वैज्ञानिक भाषा के कोर फॉर्म पे बहुत डिबेट है मैम, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके दो फॉर्म हैं। क्योंकि मैं जिस फील्ड से आता हूँ कंप्यूटर साइंस, उसमें माना जाता है कि साइंटिफिक लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की भाषा को, नॉर्मल बोलचाल की भाषा को आसानी से मॉडल में कन्वर्ट करे और जो हमारे जन सामान्य के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करे। फॉर एग्जांपल जो एआई चल रहा है, एआई के पीछे जो अर्थमेटिकल मॉडल हैं उनको भी साइंटिफिक भाषा बोला जाता है। लेकिन एक और पैरेलल डिबेट चल रही है जिसमें संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज बोला जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है, नासा की एक रिसर्च थी कुछ दिन पहले कि संस्कृत एक आधार हो सकती है आगे आने वाले कंप्यूटर रिवोल्यूशन का। इसमें एल्गोरिदम बहुत आसानी से लिखी जा सकती है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज का बहुत क्लेरिफाइड डोमेन नहीं है मैम। ये बाइनरी लैंग्वेज 0-1 में जब हम करते हैं तो मॉडल्स के बेस पे करते हैं, और रीयूजेबिलिटी का जब पर्पस आता है कि संस्कृत कितना रीयूजेबल हो सकता है कंप्यूटर में भी, उसके हिसाब संस्कृत को भी माना जाता है। तो इसका भी बहुत क्लियर स्टैंड नहीं है मैम। अभी आपने बताया कि आपका रुझान जो है वो शेर व शायरी की तरफ है। यस मैम। तो आपने कवियों में किसको पढ़ा है? मैम मैंने कवियों में जैसे रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार बहुत अच्छे लगते हैं हिंदी में। उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। बसीर बद्र साहब, वसीम बरेलवी, राहत इंदौरी जी,
डॉक्टर कुमार विश्वास की भी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं। और नए कंटेम्प्रेरी में देखा जाए तो एक अभिषेक शुक्ला हैं जो कि लखनऊ के हैं, और एक उमैर नज़मी करके आजकल एक शायर हैं पाकिस्तान के। बहुत इन लोग को मैं देखता सुनता रहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का कुछ सुनाइए हमें। रामधारी सिंह दिनकर का मैम रश्मि रथी है, उसका जो तृतीय सर्ग है वो मुझे बहुत पसंद आता है। उसको मैं यस मैम, अगर आप अलाउ। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य ने सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। ये इसका प्रसंग क्या है, संदर्भ क्या है? संदर्भ मैम ऐसा है कि पांडव को निकाला जा चुका है और जो उनकी प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो उनका घर है या गांव है, उस पर कौरव राज कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को एक दूत के रूप में भेजा जाता है कि ये झगड़ा ना होने पाए, आप जाके एक मीडिएशन कीजिए, जिसकी मीडिएशन की बात आज हम करते हैं, कंसिलिएशन कीजिए कि झगड़ा ना हो, और एक अगर जस्ट फुल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तो कम से कम इतना मिल जाए कि हम उसमें रह लें, और अगर उतना भी मिल जाएगा तो हम झगड़ा नहीं करेंगे। बेसिकली केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तो। यस। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? नहीं रिकॉल कर रहा हूँ। अयोध्या का एक नाम अवध भी है। अवध प्रोविंस हुआ करती थी मैम, कॉलोनी। तो अवध का शाब्दिक अर्थ क्या है? अवध का मतलब अगर मैं गेस करूंगा, मुझे लग रहा है कि पैलेस या महल से शायद होता है, मुझे श्योर नहीं हूँ मैं। कोई एक चौपाई सुनाइए जिसमें हम ये अनुमान लगा सके कि अयोध्या की थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति हमें समझ में आ जाए, उसके हिसाब से। अयोध्या की भौगोलिक स्थिति, मैं गांव की रामलीला में भी पार्टिसिपेट करता था एक्चुअली, राधे श्याम रामायण पे। उसमें हनुमान जी जब राम जी के पास आते हैं ब्राह्मण का वेश धर के, तो राम जी उसमें बोलते हैं कि सुनो विप्रवर अवध नृप के हम दोनों दास। हालांकि ये दोहा है मैम, आई थिंक। सुनो विप्रवर अवध नृप के हम दोनों दास, भार्या का वनवास में हरण हुआ अज्ञान। तो यहाँ से अवध नृप विच इज हिज फादर, वनवास में हरण का जंगल में हरण हो गया। तो ये तो कहीं का भी जंगल हो सकता है, कहीं की। हाँ मैम, ये किष्किंधा कांड में लिखा गया है ये। लेकिन इसमें भौगोलिक स्थिति का मैम जंगल तो कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल मैम, मैं सहमत हूँ, लेकिन अभी मुझे ये याद आ रहा है क्योंकि इसमें अवध का मेंशन है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि आई एम कमिंग फ्रॉम अवध। रामचरितमानस में जो चौपाई है, चौपाई के अलावा और कौन कौन सी विधाएं हैं? चौपाई है, दोहा है, छंद है, सोरठा है, और श्लोक है मैम हर खंड के स्टार्टिंग में। कोई एक श्लोक सुनाइए, कोई भी। रामचरितमानस का मैम सुंदरकांड के पहले है। मैं आपके परमिशन सुनाऊंगा, मैं श्योर नहीं हूँ अगर सही होगा तो। मैम सुंदरकांड जैसे स्टार्ट होता है उसमें है शाश्वत प्रेम मग्न निर्वाण शांति प्रदम, ऐसे करके श्लोक। यस थैंक यू। मोहित पांडे को जानते हैं? मोहित पांडे नहीं सर। राम मंदिर के पुजारी नियुक्त हुए हैं। सॉरी सर, हाँ न्यूज़ में पढ़ा था सर। ही इज अ यंग बॉय फ्रॉम गाजियाबाद आई थिंक। यस सर, हाँ सुना हुआ था, सॉरी। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। सर आई वुड लाइक टू बिलीव कि वो भी इसी के पार्ट होंगे, अभी मुझे सही से पता नहीं है। आई वुड रीड इट। अयोध्या के राजा माने जाते हैं। ओके सर। चंपत राय जी का नाम सुना होगा। हाँ सर, ये ट्रस्ट में है, जो ट्रस्ट बना था मंदिर। क्या है ये? आई थिंक कोषाध्यक्ष है सर, ट्रेजरी डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं वो। चलिए, सनातन धर्म के कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए, उदाहरण। हिंदू धर्म तो सनातन धर्म बिल्कुल सर है ही है, कुछ और धर्मों के नाम बताइए जो सनातन के अंतर्गत आते हैं। जो सनातन धर्म को फॉलो, सनातन लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो। हाँ, सनातन धर्म का प्रकार आप कह सकते हैं। जो आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो माना जाता है सनातन धर्म उसमें विश्वास करता है। और भी तो धर्म ऐसे हैं ना जो विश्वास करते हैं इनमें। सर बहुत श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी का भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है कि वो लोग भी
आत्माओं में भरोसा करते हैं, क्योंकि जैन और जन्म कहाँ आते हैं? There is no rebirth in Christianity or Islam. राइट सर। लेकिन सर आत्मा का कुछ नहीं, दोनों को जो मानेंगे वही तो सनातनी है। सर ऐसा इंटरसेक्शन भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए। सर फिट इंडिया मूवमेंट एक स्कीम है जिसका कि मोटो ये है कि पढ़ाई भी पोषण भी। तो उसके साथ गवर्नमेंट ये करना चाह रही है कि पढ़ाई तो होती रही लेकिन आपकी फिट भी रहें, तो उसमें FSSAI के कुछ प्रोविजंस भी हैं, उसके थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। बेसिक उसका कोर जो ऑब्जेक्टिव है यही है सर, कि पोषण के साथ साथ पढ़ाई होनी चाहिए। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ सर 2028 तक 80% PRIs को जो ऐसी लाइफ स्टाइल अचीव करवाना है जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें। लेट्स फॉर एग्जांपल से ऐसे सर प्लास्टिक बैन हो गया, या हमारे डेली हैबिट से कुछ ऐसी चीज़ें हों जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, उसको उन बिहेवियर में ले आना है। डेजर्ट साइक्लोन 2024। विच साइक्लोन सर? डेजर्ट साइक्लोन 2024। सर सुना हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा, पढ़ा मतलब करंट में न्यूज़ था सर, लेकिन आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। चलिए उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर आदमी का नाम बता दीजिए। सॉरी सर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गांव? सर सबसे बड़ा जिला? गांव नहीं सर, सॉरी। सबसे छोटा गांव भी नहीं पता होगा? बिल्कुल नहीं सर। सबसे दबंग जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश सबसे का? दबंग जिला? हाँ सर ऐसा माना जाता है कि गाजियाबाद ड्यू टू इट्स वायलेंस। चलिए देखिएगा इसको, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपसे बातचीत Thank you, करके। थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर अच्छा रहा। मुझे यूपी कुछ करंट की चीज़ें देखनी पड़ेंगी मुझे लगता है, और सर क्योंकि एक्चुअली पहला मॉक है तो मैं इतना ऑब्जेक्टिव हो नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पहले मॉक में ये ऑब्जर्वेशन हम लोगों का है कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छा रहा आपका इंटरव्यू, एवरेज नहीं था। ओके सर। अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मेंस में अगर आपने कमाल किया होगा 1500 अंकों का तो वही है। यस सर। तो इंटरव्यू में आपको अच्छा अंक मिलेगा। जैसे आपका अपीयरेंस देखा जाए ठीक है, बढ़िया है। सिटिंग पोस्चर आपका बिल्कुल बढ़िया है। कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है, अप्रोच ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी आपने डेवलप किया है। यस सर। ये जो ट्रेड्स हैं पर्सनालिटी के, उस पर आप बिल्कुल फिट बैठते हैं। ऑलराइट सर। अब जो इंट्रोडक्टरी फेज इंटरव्यू का एंट्री से लेकर के बैठने तक का वो भी ठीक है, बढ़िया है। मिडिल फेज ठीक है, फाइनल फेज ठीक है, फिर फ्ला कहाँ है, सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। अखबार को और माच करके पढ़िए। ओके सर। जैसे आप भी बोल रहे हैं करंट अफेयर को राइट। थोड़ा और देखना है, बस इसी पर काम कर लीजिए तो क्रैक करेंगे आप। बढ़िया सर एक्चुअली मैं ठीक रहा तो शायद प्री कंसीव नोशन से आया था, मुझे लगा कि पहले आप बोलेंगे कि कुछ बताओ, तो और पहुंचते ही बाउंसर टाइप आ गया कि एजुकेशन पे, तो मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। नहीं, ये भी हम लोग तो अनएक्सपेक्टेड, ऐसे तो वहाँ भी लोग मिल सकते हैं। राइट सर, करेक्ट। ये हम लोग करते ही हैं, और कुछ कैंडिडेट्स जब अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो थोड़ा हम लोग फिर और उस तरह से अटैकिंग होते हैं। सर एक सजेशन लेना था। अगर नहीं ऐसे किया जाएगा तो आप सीखेंगे कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। ये तो आप रिहर्सल ही कर रहे हैं ना। आई एग्री सर। राइट। हम लंबा समय किसी भी कैंडिडेट को आधे घंटे से कम नहीं देते हैं। ये तो लास्ट कैंडिडेट आप थे, नहीं शायद 50 मिनट आपसे बातचीत करते हैं हम लोग। ओके सर। मौका देते हैं कि रिहर्सल आप अधिकतम समय तक कर पाइए। 50-50 मिनट कई कैंडिडेट के इंटरव्यू यहाँ पर हुए, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं। सर एक सजेशन पूछना था। मेरी हॉबी है मैम वही जो मैंने बोला, गांव के रामलीला में मैं बचपन से ही कर रहा हूँ, तो उसको क्या बताना ठीक है? अरे परफॉर्म करता हूँ सर राधे श्याम रामायण पे, भगवान राम सीता जी लक्ष्मण भरत के पाठ किया हूँ। ये गलत नहीं है, और राधे श्याम रामायण हम लोग को रटी हुई है।
यस मैम, क्योंकि हमने वो बचपन में देखा है, तो जो भी थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश से है वो समझता है। और रामायण तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये जो रामलीला की परफॉर्मेंस है, इसको प्रसंगवश बताइए, अगर कोई पूछ ही लेता है और कुछ आपकी हावी है तो आप ठीक है। और सर ये कलावा पहन के जा सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? उतार तो दूँ? शर्ट के अंदर रहेगा, दिक्कत, ओके। वैसे भी कोई बुरा नहीं, तो शुभ है। नहीं सर, जैसा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि वी नीड नॉट टू शोकेस आवर आइडेंटिटी। कुछ नहीं है, अगर अरे उसको छोड़िए। ठीक है, ठीक है। भाई देखिए, मैं तो चोटी रखता हूँ, और आइडेंटिटी छिपाने के लिए मैं चोटी तो नहीं काट सकता। आई एग्री सर। वो मेरी आइडेंटिटी, सरदार पगड़ी बांधता है तो आइडेंटिटी बेचारा कहाँ छिपाएगा। करेक्ट। अब फिर ये तो बस यही साबित करेगा कि आप हिंदू हैं, बस न। राइट। और कुछ चीजें हैं जो आपके चेहरे के तेज बता देते हैं, वो जरूरी नहीं होता है। और उसमें देखिए एक और चीज ना, कि वो इस पर सवाल कर सकते हैं कि ये रक्षा सूत्र, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, क्यों ये बांधा जाता है, किसने किसको बांधा था। तो रक्षा सूत्र दिखाई पड़ा, ऐसे आपका दिख नहीं रहा है। हाँ सर, मैंने डेलिबरेटली उसको अंदर किया था कि सो दैट इट डजंट अपीयर। नहीं, वो नॉर्मली में अंदर ही रहता है, अभी तो हमारे नहीं, लेकिन हम भी पहनते हैं तो अंदर ही रहता है। हाँ, हम भी बांधे पहनते तो हम भी हैं, हमारा तो दिखता है भाई। ये अब आपका is- it is सामान not भी fact. Okay, That is not a point of concern. और एक चीज़ और पूछना था सर कि मेरे जॉब एक्सपीरियंस में मैं 3.5 साल यूके में था, लंदन में, तो क्या क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उसको बताऊँ या नहीं? अगर नहीं, एकदम बताइए। अगर आपको लगता है कि वहाँ से सवाल बन सकता है, जैसे एक बार हमारे मन में आया कि सवाल करें उसमें, ओके, फिर और भी तमाम सवाल करने थे, तो हमें लगा चलिए छोड़ते हैं इसको, कोई ये हो सकता है जैसे बैठा हो। ये जो आया कि रिलीजियस टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट नया आया है, अपने यहाँ तीर्थ तो पहले से जाते थे, राइट राइट, अब उसको टूरिज्म नाम इसमें जोड़ दिया गया है। फॉरेनर्स को जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से, उससे और चीजें तो आपने गिना दिया, एक और उसमें फायदा है, एंड दैट इज कल्चरल एक्सचेंज एंड कल्चरल टॉलरेंस। Correct. ये डेवलप हो। थैंक यू सर। राइट राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ऐसा कुछ अपसर्डली रॉन्ग तो नहीं जा रहा है जिसको मुझे? वो तो बता दिया आपने। सबसे पहले वही बताते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।